हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। विद्युत धारा और अनुगमन वेग, अपवाह वेग किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, जिस माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं। तो इनके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। साथ ही साथ उनको भी, सभी लोगों को जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से वर्क करता है। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम पिछली यूनिट को रिकॉल कर लें। वहां पे हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना था। उसमें हमारे पास जो कंडक्टर था, जैसे इस प्रकार से हमने कंडक्टर वहां पे दिखाया था। इस कंडक्टर को हमने क्या किया था, प्लस क्यू आवेश जैसे ही दिया, प्लस क्यू आवेश आपने देखा था कि हमने क्या होता है, उसकी बाहरी सतह पे क्या करता है, रिसाइड करता है, फैल जाता है वो जो है, और कुछ समय के लिए, बहुत कम समय में मूव करता है और अपने अपने स्थान पे जो है जाके ठहर जाता है। और उस प्रकार के हमने बिंदु आवेशों को, स्थिर बिंदु आवेश का अंतर्गत हमने जो अध्ययन किया था वो हमने स्थिर वैद्युतिकी में किया था। लेकिन जब चालक में, कंडक्टर में जो है क्या करते हैं, आवेश मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, लंबे समय के लिए आवेश जो है मूव करते हैं, गति करते रहते हैं, तब हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर आवेश का प्रभाव होता है और उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो उसको हम गहराई से आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से प्रवाहित होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप एक कंडक्टर देख रहे हैं। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, हमारे पास, हमें पता है कि जो है परमाणु कई परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, धनायन होते हैं, जिसको हम परमाणु नाभिक कहते हैं। नाभिक में जो है धनायन होते हैं, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और उसके बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंतिम कक्षा में जो हमने बताया था, वो इलेक्ट्रॉन जो, जिस पर बहुत ही कम आकर्षण बल होता है, वो जो है मुक्त अवस्था में रहता है। मुक्त अवस्था में हो जाता है तो धातु के भीतर ही वो क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो धातु में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में होते हैं, ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, बहुत सारे कंडक्टर में क्या, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है चालकों में, लगभग जो है 10⁻29 प्रति घन मीटर होती है। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर का में जो है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन लगा लीजिए, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होते हैं। घन मीटर में आप समझ सकते हैं कि एक घन, जो घन के आकार होता है, 1 मीटर इधर लंबाई हो गई, 1 मीटर चौड़ाई हो गई, 1 मीटर जो है हमारी ऊंचाई हो गई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का आकार का 1 मीटर का जो घन होगा, उसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी चालक कंडक्टर के अंदर होते हैं और उनकी कमी नहीं होती है प्रति घन मीटर में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनियमित है इनके अंदर। हमने अभी जो है कुछ ही कम इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, ये सिर्फ समझाने के उससे हमने यहाँ पे दिखा रखे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है क्या होते हैं, जब हमारे पास जो हमारा जो कमरे का ताप होता है, ये जो है कमरे का ताप लगभग 27 से 28 डिग्री के लगभग होता है इस कमरे के ताप पर। तो ये जो चालक होता है, इसके चालक में और जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है, उसमें जो है ताप में जो है क्या होता है, ताप ऑब्जर्व कर लेता है ये चालक, कंडक्टर। और चालक के अंदर जो एनर्जी होती है, जो थर्मल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उसमें ऊर्जा को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है और उस ऊर्जा को किस में बदल देता है, काइनेटिक एनर्जी में। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो गति करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, अनियमित गति करने लग जाते हैं। तो ये, इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। कोई दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये जो है इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। तो ये जो है अनियमित गति करते रहते हैं। इस चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो है अनियमित गति करते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि आवेश प्रभाव जो हमारे पास, हमने बताया था कि आवेश प्रभाव का कारण क्या होता है, करंट होता है, उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कंडक्टर में जब इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, दाएं बाएं, कोई ऊपर नीचे, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो इनमें करंट क्यों नहीं है। ऐसे तो हमें जो है किसी लोहे की रोड को छूने पर करंट लगना चाहिए था, धारा हमें करंट लगना चाहिए था, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होनी चाहिए होती है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम जाने। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमने ये रॉड के बारे में, जो हमने कंडक्टर के बारे में बताया, यहाँ पर ये जो अनियमित गति कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को देख लें, यानी जो एक परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद की काट ले लें, तो इस परिच्छेद में से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं,
तो हम कहते हैं करंट प्रवाहित होता है। लेकिन जब जितने इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन अगर बाएं से दाएं चले जाएं तो इलेक्ट्रॉनों का जो नेट प्रवाह होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि रैंडमली मोशन कर रहे हैं, कोई दाएं बाएं कोई ऊपर नीचे गति कर रहा है। तो इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में से जितने इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं को गए उतने इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं निकल गए। तो जितने दाएं से बाएं जा रहे हैं उतने बाएं से दाएं निकल जा रहे हैं, तो दोनों का जो है नेट प्रभाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए जो है कंडक्टर में जो है क्या नहीं होता, करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो उससे हमें करंट नहीं लगता है लोहे की रोड को छूने पे, जबकि उसमें बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं इस तरीके से, तो ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि जो है करंट क्यों नहीं लगता है रॉड में। इलेक्ट्रिक जो हमारे पास होता है, जो हमने बताया आवेश प्रभाव के कारण ही जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी यहाँ पे हम समझ लें कि होता क्या है, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो हमारे पास विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उसमें जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल इनका जो है इन कंडक्टर्स के अंदर होता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने एक पॉजिटिव सोर्स लिया है, यहाँ पर बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारे जो है क्या है पॉजिटिव चार्जेज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं इस स्रोत में। हमने इसी प्रकार से एक दूसरा अन्य स्रोत ले लिया जिसपे नेगेटिव चार्ज है बहुत सारे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज हमने दिखा रखे हैं इसके अंदर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो जिसकी दिशा क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, जैसे हमने इसमें दिखा रखा है। तो प्लस से माइनस की ओर जो है हमेशा क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। वैद्युत बल रेखा हम इनके बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है आवेश, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो मीडियम है आप देखेंगे क्या है, एयर है, वायु है, जो कि क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, बहुत ही बुरा जो है चालक होती है विद्युत की। इस वजह से इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे आप देखेंगे इन दोनों जो स्रोत है हमारे पास, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जिनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी और जिनके बीच हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये इन दोनों प्लेटों जो हमारे पास है, जो पॉजिटिव सोर्स है नेगेटिव सोर्स के बीच जब हम एक कंडक्टर रख देते हैं, तो जैसे हमने इसमें डायग्राम में दिखा रखा, जैसे हमने इसमें यहाँ पे कंडक्टर रखा, तो ये कंडक्टर रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब हमने कंडक्टर रखा तो इसमें जिसमें क्या थे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बहुत ही सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जो अनियमित गति कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या होगा, जैसे हम इसके सामने रखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे, यहाँ पर हमने जैसे इसको रखा, यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पे आप देखेंगे जो है इलेक्ट्रॉन पे जो है जो नेगेटिव चार्ज है, इन पर एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, F बराबर QE जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जो है नेगेटिव वाले जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किधर की तरफ आते हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर आते हैं। इसी प्रकार से जो है वहाँ से जो धनायन जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होती है, जो ऋण स्रोत से वहाँ पे कमी होती जाती है, वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते रहते हैं, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है मूवमेंट होता है। लेकिन हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पर हमने बताया था कि जो आवेश प्रवाह होता है उस आवेश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर माने कितने समय में जो है आवेश प्रवाहित हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ये दिखा रखा था कंडक्टर में एक हमने बीचों बीच में एक अनुप्रस्थ परिच्छेद, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद एक काट हमने दिखा दी, एक रिंग जैसे आप देख रहे हैं। इस रिंग में से कितने इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से प्रवाहित हो रहे हैं प्रति सेकंड, यानी इसके अंदर से गुजरेंगे, क्योंकि वो जब फोर्स लग रहा है उन पे बल लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है हमें जो आप देखेंगे जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास जो बाएं से दाएं की ओर आ रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं। तो दाएं से बाएं आपके जो है देखेंगे आप, जो दाएं से बाएं की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो जो है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है प्रवेश करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक सेकंड में इसमें कितने प्रवाहित हो गए, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये जिस दिशा में हमारे पास आवेश प्रवाहित होंगे
इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, करंट फ्लो होती है। इसको आपने ध्यान रखना है। इसके जो इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो दाएं से बाएं की ओर जो है हमारे पास जो दाएं से बाएं की ओर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम कहेंगे बाएं से दाएं की ओर जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, तो इसकी जो धारा होती है वो हमेशा क्या होगी, दाएं से बाएं की ओर होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में जितने प्रवाहित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा बनती है इसके बारे में। तो हमने बताया आवेश प्रवाह की दरी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं। तो दाएं से बाएं की ओर जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो है अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट प्रवाहित होती है। जिस डायरेक्शन में, या हम मान लें कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं तो पॉजिटिव धन माइनस की तरफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो पॉजिटिव जो है माइनस की तरफ अट्रैक्शन हो रहे हैं। तो पॉजिटिव वाली जो आवेश होंगे उनके प्रभाव, यानी जिस डायरेक्शन में आवेश मान के चलेंगे, जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव जा रहे होंगे उसी डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है। यानी इलेक्ट्रिक जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसके मूवमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगी। तो ये आप डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया में हमारे पास माना डेल्टा टी समय अंतराल में हमने जो समय लिया था, क्योंकि कुछ समय में इसके अंदर से बहुत सारे आवेश प्रवाहित हो चुके होंगे, तो वो हमने माना कितने होंगे, डेल्टा क्यू प्रवाहित हो जाते हैं। तो हम इसका जो औसत विद्युत धारा निकालते हैं, तो हमारे पास जो औसत विद्युत धारा आती है, औसत विद्युत धारा हम देख लें इसमें आई एवरेज से हम इसको दिखाते हैं। तो आई एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हम इस सूत्र से हम उसका आई एवरेज यानी औसत विद्युत धारा निकालेंगे। डेल्टा क्यू हमारे पास क्या होगी, उसमें से आवेश प्रवाहित होने की जो मात्रा होगी, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, उसका समय अंतराल हो जाएगा। इतने समय में माना जैसे 1 सेकंड में इतने आवेश प्रवाहित हुए थे, उसके बाद 5 सेकंड के बाद इतने प्रवाहित हो गए, तो उनका जो समय अंतराल आ जाएगा 4 सेकंड का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास उस तरीके से हम उस कैलकुलेशन को करेंगे। तो आई एवरेज हमारी क्या निकलती है, विद्युत धारा आई एवरेज हम निकालते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से हम इसकी जो है विद्युत धारा निकालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें किसी क्षण अगर हमें पूछा जाए कि जो है दूसरे सेकंड में जो है कितने आवेश निकले, तो किसी क्षण यानी कोई समय हमने टी सेकंड ले लिया, तो टी सेकंड में से जो है इसमें से कितने आवेश प्रवाहित होंगे, तो वो किसी क्षण में से जो बहुत कम समय के लिए हम देखें, तो बहुत कम समय के लिए हम देखेंगे तो dt हम समय ले लेंगे। तो dt समय में किसी जो है ताक्षणिक मान जो हम निकालते हैं, तो जो ताक्षणिक मान किसी क्षण जो है t हम ले लें, तो उसको हम ताक्षणिक मान कहते हैं, विद्युत धारा का इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो आई इंस्टेंटेनियस जो बराबर जो हमारे पास आई इंस्टेंटेनियस आता है, जिसको हम ताक्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बहुत कम समय हम ले लेंगे dt, और वहां पर जो आवेश प्रवाहित होगा उसको हम dq से ले लें, तो तब हम उसको जो है यहाँ पे इस फार्मूले को भी आप ध्यान रखेंगे। ताक्षणिक मान जो ताक्षणिक विद्युत धारा का मान आता है आई इंस्टेंटेनियस बराबर आ जाता है आई जो है आई एन एस टी हम लिख लेंगे। तो आई ताक्षणिक मान जो विद्युत धारा का आता है उसको हम dq अपॉन dt लिख लेते हैं। तो ये dq अपॉन dt इसका जो है विद्युत धारा का मान आता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका मात्रक हम देख लें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, SI पद्धति में हम मात्रक देख लें। विद्युत आवेश जो dq है उसका मात्रक हमें पता है कूलाम होता है, और विद्युत धारा जो समय बटे में dt का जो मात्रक हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक आ जाता है। इसको हम SI पद्धति में एम्पियर बोल देते हैं। तो कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो SI पद्धति में इसका मात्रक जो आता है कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। तो ये 1 एम्पियर हमारे पास, 1 एम्पियर की हम इसमें परिभाषा देख लें कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो जैसे हम देखें कि 1 एम्पियर कब होगा, जब हमारे पास 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाएगा। तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, तो तब हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। तो 1 सेकंड में जो है उस क्रॉस सेक्शन से, तो यहाँ पर हमारे पास हम देखें 1 कूलाम आवेश के बारे में हम जाने। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया कि जो हमारे पास जो प्रत्येक अंक घन में जो है 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी प्रति घन मीटर में तो इनकी जो चार्ज डेंसिटी हो 10⁻29 होती है, 10⁻29 इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देखें जो क्रॉस सेक्शन जो हमने लिया जो dt हमने जो है इसमें से हमने बहुत कम समय लिया dt, उसमें से जो है 1 सेकंड में हमारे पास जो आवेश प्रवाहित हो रहा है 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 1 कूलाम आवेश को हम देख लें कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होंगे उस समय। तो 1 कूलाम आवेश को हमने जो है q बराबर 1 कूलाम था। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू E बराबर होती है 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ई की वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा रही है, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ई होता है। हमें पता है कि Q बराबर NE क्वांटम सिद्धांत से हम पढ़ चुके हैं क्वांटमीकरण। तो Q बराबर NE से हम देखें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इससे निकाल सकते हैं। N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो Q जो है हमारे पास 1 कूलाम है, E की वैल्यू यहाँ पे हम रख ले 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 6.25 × 10⁻18। तो 6.25 यानी 1 सेकंड में जो है इतने इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है क्या करते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, यानी मूव कर जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 एम्पियर की जो परिभाषा हम बता सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से 6.25 × 10⁻18 1 सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाते हैं। तो हम 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पे, हम ये नहीं मानेंगे कि जो है एक सिरे में यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि इस क्रॉस सेक्शन से जो है एक क्रॉस सेक्शन से इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी अगर इस सिरे में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, उतने ही समय 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये हमारा 1 एम्पियर की परिभाषा भी आ जाती है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जाना। अब हमने इसकी जो है यूनिट जान लिया, SI मात्रक जान लिया, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। इसके बारे में हम जान लें कि स्केलर वेक्टर, ये जो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो विद्युत धारा के बारे में हम जान लें कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे विद्युत धारा एक हमारी अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में हम थोड़ा प्रूफ भी कर लें किस प्रकार से ये स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लें, कई सारे इसमें डिस्कस भी करते हैं कि ये इस तरीके से क्यों हुआ। तो यहाँ पर आप देखें जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है उसका, और साथ साथ में दिशा भी है, किस दिशा में करंट प्रवाहित हो रही है। जैसे हम कह रहे हैं बाएं से दाएं जा रहे हैं, दाएं से बाएं को करंट फ्लो हो रहा है। या अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो हम कह रहे हैं डायरेक्शन तो हम इसमें दिखा रहे हैं, तो इसकी दिशा भी होती है। हम देख रहे हैं परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी ये जो है क्या है, सदिश राशि नहीं है। क्यों है ऐसे सदिश राशि क्यों नहीं है? जो सदिश राशियां होती हैं उनका जो है, क्योंकि जो विद्युत धारा है, बस हम कह सकते हैं कि धारा को सरल बीजगणितीय योग से जोड़ा जा सकता है, और अदिश राशियों को क्या किया जा सकता है, बीजगणितीय योग से जोड़ा जा सकता है, सदिश राशियों को नहीं। हम सदिश राशियों, हम जो सदिशों का जो है हम जो है सदिशों का योगफल जान के बारे में हमने पढ़ा है कि उसका सदिशों का योगफल हम किस प्रकार से निकालते। 2 वेक्टर A और B थे, हम उनका जो सदिश का योगफल निकालते हैं, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का नियम से हमने उसका जो है योग निकाला था। तो वेक्टर A जिनके बीच 2 एंगल, दोनों के बीच एंगल अगर थीटा हो तो हमने निकाला था A² + B² + 2AB cos थीटा होता है। वहां पर हम देखें तो वहां पर हमारे पास 2 उनके बीच जो सदिश राशियां होती हैं, उनके जो वेक्टर्स होते हैं उनके कोण पर निर्भर करते हैं। तो 2 सदिशों का जो योगफल होता है सदिशों के परिमाण के साथ साथ उनके बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, विद्युत धारा यहाँ पर से जो है 4 एम्पियर की धारा ऊपर I1 आ रही है, नीचे से 6 एम्पियर की धारा I2 आ रही है। इन दोनों के बीच का कोण अगर हम देख लें तो लगभग 120 अंश का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों कोणों का जो है I1 + I2 कर रहे हैं यहाँ पे सीधे, तो I बराबर आ जा रहा है I1 + I2। तो जो नेट धारा प्राप्त हो रही है वो 4 + 6 यानी 10 एम्पियर की धारा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोण, यहाँ पर इन दोनों के बीच 120 अंश का कोण था, तब भी हमारे पास जो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे हम देख लें दूसरा, यहाँ पर हमारे पास कोण, अब हमारे पास I1 और I2 के बीच का जो कोण है वो बदल गया है। I1 जो है 4 एम्पियर है, I2 फिर 6 एम्पियर है, लेकिन कोण का मान थोड़ा सा इसमें कम है। आप देख रहे हैं 120 से कम है, लेकिन अब भी तो है टोटल जो धारा जो हमारे पास मिल रही है इनका जो है एक सीधे बीजगणितीय योग हो जा रहा है I1 + I2। तो हमें नेट धारा जो है 10 एम्पियर ही मिल रही है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों का जो है बीजगणितीय योग जो है हो रहा है, यहाँ पर तो कोणों पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो इसके बारे में आपने जाना कि जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये परीक्षा में अगर आपको ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमने जो है बताया इसके बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आज इस वाली यूनिट में तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, उसी के बारे में हम आगे सीखेंगे। तो ये हमने विद्युत धारा के बारे में जाना। इसके बाद हम शुरू करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, अनुगमन वेग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, अपवाह वेग कह लो या अनुगमन वेग कह लो, इसी को हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही जो हमारे स्टूडेंट्स जो नीट और जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जाने। तो जो हमने कंडक्टर यहाँ पे आप देख रहे हैं, कंडक्टर हमने जो दिखा रखा है चालक, इस कंडक्टर में जो है क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने दिखा रखे हैं। ये हम पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा दोबारा से हम इसको समझ लें और आगे थोड़ा इसको हम बढ़ाएं इस लिंक को। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कंडक्टर के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो हमने बताया था बहुत ही संख्या में जो है 10⁻29 प्रति घन मीटर में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी डेंसिटी होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के भीतर। ऐसे नहीं कि यहाँ से मूव कर गए तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडक्टर में आप देख लेंगे ये जो है क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास हमें पता है कि जब हम इसको जो है रखते हैं कंडक्टर को, तो इसमें जो है थर्मल एनर्जी के कारण जो है क्या करते हैं, ये अनियमित गति करते हैं। तो ये जो है आप देख रहे अनियमित गति कर रहे हैं, इधर उधर जो है रैंडमली मोशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चालक के भीतर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अनियमित या यादृच्छिक गति करते हैं। तो कमरे के ताप पर इनकी जो चाल होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। तो इतनी स्पीड से जो है क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, रैंडमली मोशन, इधर उधर ऊपर नीचे जिगजैग, ऊपर जो है कोई दाएं बाएं नीचे इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे गैस के इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है क्या करते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे हमारे पास किसी गैस में जो अणु जो है क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, उसी प्रकार से भी ये जो है गति कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, कोई ऊपर दाएं न बाएं नीचे जो है इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये करते रहते हैं। तो इस दूसरे डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये जो चालक है, चालक के अंदर जो अनियमित गति तो कर ही रहते हैं रैंडमली जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, साथ ही जो परमाणु आयन होते हैं, परमाणु आयन भी कंपन करते रहते हैं, ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। और तो ये जो धनायन आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में जो कंपन कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो इन धनायनों से ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, क्योंकि इनकी गति अनियमित गति है। और ये जो इनकी जो डायरेक्शन है वो लगातार बदलती चली जाती है। जब ये धनायनों से बार बार टकराएंगे तो उनकी गति जो है लगातार बदलती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारे जो धनायन होते हैं, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चालक के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निरंतर धनायनों से टकराते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं, उनकी गति जो है निरंतर क्या होती रहती है, दिशा बदलती रहती है टकराने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्रमागत जब टक्कर होगी तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगी उनकी जो सरल रेखा होगी, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई जो सरल रेखा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का हम मुक्त पथ कहते हैं। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, मुक्त पथ कहते हैं, जो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चली गई दूरी है। तथा इन दूरियों के मध्य मान को हम माध्यम मुक्त पथ कहते हैं। ये पूछा भी जाता है माध्यम मुक्त पथ, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको हम लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हमारे पास लैम्डा बार बराबर जो ये हमारे पास आता है, इसको हम माध्यम मुक्त पथ कहते हैं। इसी को हमारे पास ये हमारा एवरेज मीन पाथ आता है, तो जिसको हम माध्यम मुक्त पथ कहते हैं। तो ये हमने माध्यम मुक्त पथ के बारे में जाना। तो दो टक्करों के बीच की जो चली गई दूरी होगी, जैसे हमारे पास, हम आगे इसको थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होगी उसका जो मध्यमान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, माध्यम मुक्त पथ कहेंगे। और तो हम कह सकते हैं दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मध्यम मुक्त पथ पर चलने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांति काल कहते हैं। इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा टॉ जो हमारे पास होता है, जो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत जो हमारे पास समय निकलेगा, उनका जो समय होगा उसी को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो माध्यम मुक्त पथ में जो हमारे पास जो उनका समय लग रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, श्रांति काल कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन धनायनों से टकराते हैं। तो धनायन उसको ऑब्जर्व कर लेता है, इस तरीके से हम समझे, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और उतने समय में जो है क्या करता है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी क्योंकि एनर्जी बाहर से लगातार आ रही है, तो वो एनर्जी के कारण क्या होती है, उससे जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो निकले जाए, दूसरा बाहर जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम है उससे टकराएगा धनायन से, और तब उसकी दिशा बदल जाएगी, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, फिर पुनः दूसरे धनायन से टकराएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या कर रहा है, अनियमित गति। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल के तरीके से हम इसको समझ रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और आगे जो एक धनायन आया, धनायन से टकराया, धनायन से टकराने के बाद उसकी जो है दिशा बदल गई। अब वो जो है दूसरी
विपरीत दिशा में चला गया, नीचे की तरफ देख रहे होंगे आप, दूसरे धनायन से टकराया, फिर वहां से जो है दूसरी दिशा में चला गया, इसी प्रकार से तीसरे धनायन से टकराया, फिर उसकी दिशा बदल गई। तो इस प्रकार से वो लगातार धनायनों से टकराता रहता है और उसकी दिशा निरंतर बदलती चली जाती है। तो यहाँ पर हम समझे थोड़ा सा, जैसे माना ये जो है अनियमित गति जो जिगजैग मोशन में गति कर रहा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धनायन से जो टकराया उसकी जो प्रारंभिक गति थी वो u1 ले लें। यहाँ पर आप देखेंगे u1 वेग से गया, और जो है u1 वेग से जब गया तो वहां पर हमारे पास तो ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है u1 वेग से जो है क्या करता है, गति करता है। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u1 है, और जो है वहां पर जो है जाके ऑब्जर्व हो गया तो वहां पे तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे टक्कर से पहले का वेग हम देखेंगे वहां पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो u1 था उसको जो है टकराने में जो समय लगा वो श्रांति काल जिसको हम कह रहे थे, तो τ1 से हम उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो उसने समय लिया वो कितना लिया, τ1 लिया, और उससे टकराया। तो उससे टकराने के बाद जिसको हम पहली टक्कर कह रहे हैं, तो पहली टक्कर के बाद जो है उसके बाद उसकी दिशा बदल गई, दिशा बदलने पर उसका वेग भी बदल जाएगा। अब वेग उसका माना u2 हो जाता है, और समय अब उसको दूसरे टक्कर तक, दूसरे धनायन तक पहुंचने में माना τ2 लगता है। तो इस प्रकार से u2 और τ2 उसका जो है समय हो गया, और वेग जो है u2 हो गया, और वो जो है यहाँ पर से जो है टकरा रहा है किसके साथ, दूसरे धनायन से, तो उसको हम दूसरी टक्कर कहेंगे। तो इस प्रकार से दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो दूरी आप ये वाली दूरी और ये वाली दूरी देखेंगे, इसका मध्यमान निकाल देंगे तो माध्यम मुक्त पथ कहलाएगा, और जो समय इनका औसत निकाल देंगे ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है जो मूव कर रहा है धनायन से टकराने में। ये हमारे दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय उसको भी हम ले लें तो वो भी हमारा श्रांति काल ही कहलाएगा। तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम τ है जिसको हम श्रांति काल कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आप देखेंगे जो है ये जो है इस तरीके से जब ये टकराते हुए गति करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो इनका जो टोटल मोशन होगा, जो टोटल जो गति होगी, यहाँ पर हम देखें जो अनियमित गति कर रहे थे इलेक्ट्रॉन u1 वेग से, u2 वेग से, u3 वेग से, u4 वेग से, u5 वेग से, या लास्ट में हम n इलेक्ट्रॉन ले लें तो un तक मान लेते हैं हम, un तक जो है क्या करते हैं, तो इनका जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3। तो यहाँ पर हम जब इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डैश 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 अप टू un इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमने बताया था ये जो है अनियमित गति तो करते हैं लेकिन इनमें क्या नहीं है, करंट नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, जितने आगे बाएं दाएं, जितने दाएं से बाएं जा रहे हैं उतने बाएं से दाएं चले जा रहे हैं, तो उतने क्या हो जा रहे हैं, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो करंट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए जो है वहां पे करंट नहीं है। तो वहां पे जो इनका सम आ जाएगा अनियमित गति का, जो हम और वेग देख लें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू un इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने औसत वेग यहाँ पे हमने इसका जो है निकाल लिया है u1 प्लस सॉरी हमने इनका जो है वेग हमने देख लिया है, कोई हम वेक्टर फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। तो ये जो अनियमित गति कर रहे हैं इनका जो वेग आ रहा है, इन सब का जो हम वेग का जो है एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये सॉरी इनका जो हम u1 प्लस u2 प्लस u3 कर रहे हैं तो ये जो है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये इनकी स्पीड 0 हो रही है, तो इसलिए जो है इनको हम ये जो है हम इनको जो है वेक्टर योग जब 0 हो जा रहा है तो ये हम इसकी जो मोशन मानते हैं वो 0 मान लेते हैं, ना कोई दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है, हम इस मोशन हम 0 मान लेते हैं। तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इनमें नहीं प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि उस समय स्थिर अवस्था में हम उनको मान लेते हैं, क्योंकि सबका सम जो है 0 आ जा रहा है। u1 u2 u3 u4 इन सब का जो वेक्टर फॉर्म है इनका योग 0 आ जा रहा है, इसलिए इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश प्रभाव हम नहीं मानते इसमें, क्योंकि जो है अनियमित गति जो कर रहे थे इनका सम जो है 0 आ जा रहा है। अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर ये गति कर रहे होते हैं, एक नियर डायरेक्शन में ये गति कर रहे होते हैं, तब हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो है क्या करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं। तो इसलिए कंडक्टर जो है उस समय करंट का फ्लो नहीं कर रहे। लेकिन जब हम उसको किसी जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बैटरी के द्वारा जब हम जोड़ देंगे तब उसमें क्या होने वाला है उसके बारे में जाने। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही कंडक्टर है, एक कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी के द्वारा हमने जोड़ा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जिसका टर्मिनल पोटेंशियल V है, तो जिसको पॉजिटिव हमने जो है जैसे हमने जोड़ा तो एक कंडक्टर का एक सिरा जो है पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकल गए जो है धन प्लेट की ओर चले गए, और जो है इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पहुंच रहे हैं, नेगेटिव सिरे की और दूसरे चालक के नेगेटिव तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और इधर बहुत सारे धनावेश एकत्रित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी चालक पे, कंडक्टर पे आप देखेंगे इन कंडक्टर पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से
माइनस की ओर होगी, क्योंकि इन पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर जो हमारे पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पॉजिटिव जो हमारे पास क्या होगा, उच्च विभव पे होगा, नेगेटिव क्या होगा, निम्न विभव पे होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यानी ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन जो है यानी प्लस से माइनस की ओर हमारे पास करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ई हमने दिखा दिया। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने बताया था क्या बताते हैं, आगे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है गति करेंगे। अब जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, एक जो अनियमित गति कर रहे थे उनको थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने, इनकी दिशा में परिवर्तित किया और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दिया इन्होंने। तो ये जो है धीरे 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 करके जो है क्या करते हैं, टकराते भी रहते हैं, लगातार धनायनों से टकराते रहेंगे, अपनी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। ऊर्जा खत्म होने पे जो है कंडक्टर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, गर्म भी होने लग जाता है। तो लगातार उनकी जो ऊर्जा है वो खत्म होती जा रही धनायनों से टकराने के कारण। लेकिन वो ऊर्जा फिर कहाँ से मिल जा रही है उनको, बैटरी से। बैटरी लगातार उनको नेगेटिव चार्ज और वो जो है उधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उससे जो है बैटरी रिकवर कर रही है, लगातार उसको जो है फीडबैक दे रही है इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो वो एक नियत वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलता है। इस नियत वेग को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। इसके बारे में आपने जानना है कि ये जो है नियत वेग जो कांस्टेंट वेग से जो है अब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से धीरे 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 लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है क्या करता है, गति करता है एक नियत वेग से। उस नियत वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देख लें। चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न होने वाले नियत औसत वेग को ही क्या कहते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस नियमित जो औसत वेग हमारे पास, जो कांस्टेंट वेग जो अब हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे लगना शुरू हो गया एक नियत वेग से, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है गति करते हैं। तो ये बहुत कम स्पीड होती है, लेकिन ये नियत वेग से गति करते हैं, नियत कांस्टेंट होता है। तो ये जो है नियत वेग से जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लग जाते हैं। तो इस वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। नियत वेग के बारे में क्या होता है, तो ये एक नियत वेग से जो है गति करेंगे। एफ जो फोर्स लग रहा था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स लगेगा उससे हम इसको देखेंगे, तो जो है इसके कारण जो है क्या करेगा, ये नेगेटिव किधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर जो है धनायनों से टकराने के बावजूद भी जो है लगातार टकराते भी रहेंगे, तब भी एक नियत वेग से चलना शुरू करेंगे। और ये कांस्टेंट वेग ही जो है क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो यहाँ पर देखा तो ये चालक के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन के अब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इस चालक के भीतर, प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा, वैद्युत क्षेत्र सब बिंदुओं पर समान होगा। ई बराबर एफ जो है बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। तो इन पर जो लगने वाला बल है, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई, क्यू की जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाता है ई, और ई की जगह ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई समान है, ई कांस्टेंट है, दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास जो एफ होगा फोर्स जो है सब इलेक्ट्रॉनों पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर बराबर फोर्स लगने वाला है एफ बराबर क्यू ई से, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान है। तो उसकी वजह से प्रत्येक बिंदु पर जो है क्या लगेगा, बल भी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे समान लगने वाला है, यानी एक समान त्वरण से क्या करेंगे, वो गति करेंगे। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आपने ध्यान रखना कि त्वरण समान होगा, त्वरण नहीं बदलेगा, एक समान त्वरण से क्या करते हैं, वो गति करते हैं। तो एक समान त्वरण से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेंगे, बारंबार टकराने के बावजूद भी उनका जो है त्वरण नहीं बदलेगा, उनका त्वरण एक नियत रहेगा। उस त्वरण को हम ए ले लें। तो वहां पर हमने जो ये दिखाया था कि जो है इस तरीके से हम इसमें समझे कि जो हमारे पास मुक्त u1 वेग से जो है टकरा रहा था, पहले धनायन से टकराया और उसका जो समय लगा τ1 है, तो हम उसको नियत वेग त्वरण हमने ए दिखा दिया सब में। इसका त्वरण भी ए, दूसरी टक्कर के बाद भी त्वरण यही रहेगा, तीसरी टक्कर के बाद भी त्वरण यही रहेगा, त्वरण नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पहली टक्कर पे जो है माना जो है पहली टक्कर पर जो है u1 वेग था, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माने टकराने से पहले का वेग अगर हम v1 ले लें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने गति के प्रथम समीकरण पर ये पढ़िए v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी हम गति के प्रथम समीकरण यहाँ पे लगाएं। हमारे पास जो गति की प्रथम समीकरण हम देख लें, तो हम जो है यहाँ पे गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से, तो वेक्टर v1 बराबर आ जाएगा u की जगह वेक्टर u1 प्लस a कांस्टेंट है, तो वेक्टर a कांस्टेंट ही रहेगा, वेक्टर a और t की जगह आ जाएगा τ1।
तो वेक्टर v1 बराबर आ जाएगा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a अपॉन इंटू वेक्टर t1। टी समय अदिश राशि होती है, तो इसलिए हम उसको वेक्टर से नहीं प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी टक्कर के बाद हम देखेंगे, दूसरी टक्कर में हमने बताया था जो है उसके बाद उसका वेग u2 हो जाता है, समय उसको τ2 लगता है। अब उसका जो है त्वरण भी a ही समान रहेगा। अब माना उसका जो है टक्कर से दूसरी टक्कर से पहले का उसका वेग v2 ले लें, तो v2 बराबर वेक्टर v2 बराबर हम लिख लेंगे u2 वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a इंटू τ2। तो इसी प्रकार से हम समीकरण बनाते चले जाएंगे। v3 बराबर वेक्टर v3 बराबर आ जाएगा u3 वेक्टर u3 प्लस a वेक्टर इंटू τ3। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो है ये n तक n इलेक्ट्रॉन तक है, तो n इलेक्ट्रॉन तक हम इसका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो है हम वेग देख लें, टकराने से पहले का वेग देख लें। तो vn वेक्टर vn बराबर आ जाएगा un वेक्टर में प्लस a वेक्टर और डॉट यानी इंटू हो जाएगा τn। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से vn की वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमने सारे जो है इलेक्ट्रॉनों का जो वेग था वो हमने निकाल देंगे। उसके बाद उसका जो है वेग कितना है उसका हमने जो है पहले का वेग निकाल लिया, पहले टक्कर से पहले का वेग निकाला, दूसरे टक्कर से पहले का वेग निकाला, तीसरी टक्कर से पहले का वेग निकाला, चौथी टक्कर से। इस तरीके से हम n टक्करों तक जो इलेक्ट्रॉन थे उनका वेग हमने v1 v2 v3 v4 v5 vn तक हमने निकाल दिया है। अब हम इसका जो औसत वेग निकाल लें, वही क्या कहलाएगा, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाने वाला है, वही उसका अनुगमन वेग कहलाएगा। तो वहां पर हम कहेंगे कि जो ये हमारा अनुगमन वेग हमारे पास जो हमने इसकी परिभाषा ही बताई, तो उस अनुगमन वेग की हमारी जो परिभाषा हमने बता दी थी उसकी कि जो है जब हमारे पास जो वही क्या कहलाता है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न होने वाले इस नियमित औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका जो व्यंजक आता है vd बराबर, हम इसको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से हम रिप्रेजेंट करते हैं, v और d, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। तो vd बराबर आ जाता है माइनस e वेक्टर अपॉन m इंटू τ बार। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर vd बराबर आ जाएगा e इलेक्ट्रॉन हो गया, e वेक्टर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपॉन m जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, और डॉट यानी इंटू हो जाएगा τ बार यानी श्रांति काल का औसत आ जाएगा। तो ये हमारा व्यंजक किसका होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इसको हम निकालेंगे। तो हम जो हमने बताया था कि इसको हम इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हमने बताया जो हमने जो वेलोसिटी v1 v2 v3 हमने निकाल लिया था, तो ये वेलोसिटी हमने जो v1 v2 v3 इनका औसत जब हम निकालेंगे तो वही हमारा क्या निकल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd बराबर क्या कर लेंगे हम, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या करेंगे, vd बराबर वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 प्लस डैश v4 प्लस वेक्टर अप टू vn तक हम इनको जोड़ लें और अपॉन में क्या कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो ये इनका औसत वेग निकल जाएगा। तो इस नियमित औसत वेग को हमने कहा था क्या कहलाते हैं, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो vd बराबर हमने क्या निकाला, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 प्लस वेक्टर v4 डैश अप टू वेक्टर vn, यानी हमारे पास जो है वेक्टर v3 प्लस वेक्टर अप टू vn अपॉन n कर दिया हमने, n का डिवाइड कर दिया। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इसका औसत वेग निकालेंगे। v1 v2 v3 ये हम सारी वैल्यू vn के हम निकाल चुके हैं, तो वहां से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख लें। तो वेक्टर v1 की वैल्यू हमने निकाली थी वेक्टर u1 प्लस a τ1 प्लस v2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख लें, तो प्लस u2 वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a τ2 प्लस v3 की वैल्यू हम यहाँ पे रख लें u3 प्लस a τ3। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू रख लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो vd की वैल्यू हमने रखी, तो यहाँ पे सॉरी v1 v2 v3 की वैल्यू रखी, तो v3 की वैल्यू यहाँ पे हम रख लें u3 वेक्टर u3 प्लस वेक्टर a τ3 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से अप टू vn की वैल्यू भी यहाँ पे हम रख लें, तो वेक्टर un प्लस a वेक्टर a इंटू τn हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखेंगे। u1 प्लस u2 प्लस u3 जो हमारे पास अलग अलग थे, अलग अलग ब्रैकेट के अंदर है, उनको हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास vd बराबर हम इसको लिख लेंगे वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 प्लस डैश अप टू वेक्टर un हमने एक साथ ले लिया और अपॉन में n को अलग कर लिया।
इसको हम कर सकते हैं। n दोनों के साथ हमने अलग अलग कर लिया, तो u1 u2 u3 हमने अलग अलग लिया, उसके साथ हमने n को अलग कर लिया। प्लस अब आप देखेंगे ये जो a tau1 प्लस a tau2 प्लस a tau3 बच रहा है, इन सब में वेक्टर a कॉमन है, तो वेक्टर a को हम बाहर ले लेते हैं। अब हम देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के साथ बचेगा, ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस अप टू tau n। अपॉन में भी इसका क्या कर देंगे, n का डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर वेक्टर a आ जाएगा। ये हमने कॉमन ले लिया वेक्टर a। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, बड़े आसान तरीके से आप इसको समझेंगे कि वेक्टर a हमने क्यों लिया सब में, क्योंकि a कॉमन है सब में। a हमने बाहर ले लिया, tau1 tau2 tau3 अप टू tau n बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो ये जो vd की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप देखेंगे वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 प्लस वेक्टर अप टू जो un तक है, इसकी वैल्यू हमने बताया था क्या होती है, 0 होती है। इसका जो अपॉन इसका जो औसत वेग होता है, इसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारे पास जो ये योग था इसका जो है u, इसका मान हम 0 रख लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। और tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 डैश अप टू tau n अपॉन n की मान जो है हम क्या रखेंगे, टॉ एवरेज रखेंगे, यानी टॉ जो औसत जो इसका बार आ जाएगा, टॉ बार इसको हम कहते हैं, इसको हम श्रांति काल का औसत कहते हैं। तो ये हम यहाँ पे रख लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो vd बराबर आ जाएगा 0 प्लस a वेक्टर a टॉ बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 हटा दें तो vd बराबर क्या आ जाएगा, a टॉ बार। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर हमारे पास जो vd की वैल्यू, वेक्टर vd की वैल्यू आई टॉ a बार आएगा, सॉरी टॉ बार आ गया, वेक्टर a आ जाएगा। तो ये टॉ बार जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, श्रांति काल का औसत हो जाएगा, a जो है हमारा वेक्टर a त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो त्वरण हमारे पास न्यूटन के नियम से भी हम जानते हैं, F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर हमारे पास ma होता है, वहां पर हमारे पास जो बल लग रहा है F बराबर ma, तो उससे हम देख लें जो त्वरण होगा a बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a बराबर हो जाएगा वेक्टर f अपॉन वेक्टर m। इसको हम जान रहे हैं m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, उस पर जो लगने वाला बल वेक्टर f है, उसका जो त्वरण है a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, f अपॉन m हो जाएगा। f हमारे पास हमें पता है जो आरोपित बल है उसकी दिशा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, f बराबर QE से माइनस ई इंटू वैक्टर ई रख लेते हैं। माइनस ई हमने अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस ई लिया है, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है, बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र बाएं से दाएं की ओर है, दाएं से बाएं की ओर हमारा, दाएं से बाएं की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र, और बाएं से दाएं हमारा बल लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन दोनों की विपरीत है, इसलिए हम चिन्ह माइनस में लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी ऐसी होगा, आगे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ पर हमारे पास f बराबर माइनस ई, इस vd बराबर हमारे पास a टॉ a बार हमारे पास आया था, सॉरी vd बराबर हमारे पास जो टॉ बार और a वेक्टर a निकालता है, वेक्टर a की जगह हम क्या रख लेंगे, f अपॉन m रख लें। तो यहाँ पर हमारे पास vd बराबर आ जाएगा टॉ बार f अपॉन m, f का मान हम यहाँ पे q माइनस ई रख लें, क्योंकि आरोपित मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बल, आरोपित बल जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है f बराबर सॉरी vd बराबर आ जाएगा टॉ बार, ब्रैकेट में जो है f की वैल्यू हम माइनस ई वेक्टर e अपॉन m रख लें। तो इसको थोड़ा सा और इसको हम जो है सही तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें, इसको जो है vd बराबर हम ले लें, तो vd बराबर आ जाएगा माइनस ई वेक्टर e अपॉन m इंटू टॉ बार। तो ये हमारे पास जो है जो माइनस चिन्ह बताता है, ये अनुगमन वेग, जो हमारा जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा में चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये माइनस चिन्ह यहाँ पे दिखा रहा है। तो vd बराबर हमने जो निकाला वेक्टर vd बराबर माइनस ई वेक्टर e अपॉन m इंटू टॉ बार, जो टॉ हमारा क्या होता है, औसत श्रांति काल होता है। तो ये संबंध हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में निकलता है। तो ये आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, सारे इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा, किस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जाना, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस प्रकार से होती है, उसका व्यंजक प्राप्त करना सीखा। तो ये सारी चीजें आज आपने सीखी, आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आसान होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए बड़े आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर जो है बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितने ज़्यादा हम वीडियो जो हम बना रहे हैं आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।